Welcome to ES Digital. So we are discussing question series on engineering mechanics from GATE and EAC point of view. So in this question series, we will be covering each and every topic one by one. Okay. So in this question series, our first topic is equilibrium and its concepts. Okay. Equilibrium and its concepts, and also the free body diagram. So first chapter will be equilibrium and free body diagram. So we will be discussing some questions on each and every topic. Okay. So first we will discuss some important concepts regarding equilibrium and the free body diagrams. Then we will proceed to directly numericals. Okay. So first we will discuss equilibrium. Our first topic is equilibrium. Equilibrium. So if I talk about equilibrium, it simply means a balance condition. A balance condition. Okay. When I say balance condition, obvious question comes with respect to what? With respect to what? When I say equilibrium is a balance condition, but question comes with respect to what? So when I say equilibrium is a balance condition, important thing is with respect to forces. With respect to forces. With respect to forces. So जब भी कोई आपके पास बॉडी होने वाली, कोई भी आपके पास बॉडी गिवन है, उसको इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हम तभी मान सकते हैं जब तक वो बैलेंस कंडीशन में ना हो विद रिस्पेक्ट टू फोर्सेस. सिंपल एज इट इज. ठीक है. मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं डिस्क्राइब करूं इक्विलिब्रियम को इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैं बोल सकता हूं कि इट इज अ बैलेंस कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू फोर्सेस. सिंपल. ओके. अब ये बात होगी इक्विलिब्रियम की. अब सेकंड चीज आ जाती है कि कैसे आपको बैलेंस कंडीशन देखनी विद रिस्पेक्ट टू फोर्सेस. तो सबसे पहले आपको फोर्स सिस्टम का एनालिसिस करना आना चाहिए. ठीक है. आप इक्विलिब्रियम तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे फोर्स सिस्टम का. और हमारे सिलेबस में दो तरीके के फोर्स सिस्टम होते हैं. एक होता है कंकरेंट फोर्स सिस्टम, दूसरा होता है नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम. ठीक है. दोनों फोर्स सिस्टम होते हैं. कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात करूं तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज सेम. सिंपली मींस कि सारे के सारे फोर्सेस जो हैं एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं. कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात जब हम कर रहे हैं. सेकंड, जब नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फोर्सेस विल नॉट बी सेम. इट विल अकर एट डिफरेंट प्लेसेस. सपोज आपके पास कोई बॉडी है तो एक पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है, दूसरे पॉइंट पे कुछ और फोर्स लग रहा है, एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहा है. ठीक है. मतलब नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो भी हो गए सारे फोर्सेस उनका सेम नहीं होने वाला, बल्कि डिफरेंट होगा. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है. तो विद रिस्पेक्ट टू फोर्सेस तो हमें फोर्स सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. किसके बारे में? फोर्स सिस्टम के बारे में. सिंपली अब फोर्स सिस्टम के बारे में नॉलेज की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए दो फोर्स सिस्टम है. कौन सा? एक होता है कंकरेंट, दूसरा नॉन कंकरेंट. नॉन कंकरेंट. कंकरेंट फोर्स सिस्टम एंड नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम. सिंपल. ठीक है. अब डेफिनेशन की बात करें तो कंकरेंट का हमने अभी डिफाइन किया कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे सारी फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं. यहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. ठीक है. अब ये बात चलो ठीक है समझ में आ गया फोर्स सिस्टम की, क्योंकि जब भी आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कंकरेंट फोर्स सिस्टम है कि नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है. ठीक है. अब ठीक है, ये बात होगी. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि कौन सी बॉडी की बात कर रहे हो, क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का स्टडी कर रहे होते हैं तो बेसिकली दो चीजों को हम डिस्कस करते हैं. एक तो पार्टिकल, दूसरा रिजिड बॉडी. एक तो पार्टिकल, दूसरा रिजिड बॉडी. ठीक है. एक हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल के बारे में, दूसरा हम डिस्कस करते हैं रिजिड बॉडी के. रिजिड बॉडी. ठीक है. दो तरीके की चीजों का हम डिस्कशन करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी. तो सिंपली ऐसा भी बोला जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप स्टैटिक्स ऑफ पार्टिकल, डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल या डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इस तरीके से हम स्टडी भी करते हैं. आगे फर्दर जब आगे देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, सिंपली डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इस तरीके से हम
क्लासिफिकेशन करते हैं और सेपरेट पार्टिकल का स्टडी अलग से होगा, रिजिड बॉडी का स्टडी अलग से होगा। ठीक है, पार्टिकल सिंपली मींस, पार्टिकल बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, हम स्कूल लेवल का फिजिक्स है कि पार्टिकल वो बॉडी है जिसका डायमेंशंस नेग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू द एनालिसिस। अब पार्टिकल का मतलब हमेशा पॉइंट साइज नहीं होता है, इट सिंपली मींस कि जो उसका डायमेंशंस है, जब आप उसका एनालिसिस कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू फोर्सेस, विद रिस्पेक्ट टू मोशन, जो जिस भी रिगार्डिंग उसका एनालिसिस कर रहे हो, तो उसके डायमेंशंस आपकी एनालिसिस में कहीं भी कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहे या फिर उसको आपके एनालिसिस को कहीं भी इफेक्ट नहीं कर रहे। सिंपली पार्टिकल का सिंपली मींस ऐसा नहीं होता कि पॉइंट मास, डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ साइज होगा, कुछ ना कुछ उसका लेंथ होंगे बिल्कुल, बट उसका लेंथ उसका साइज भी कहीं भी हमारे एनालिसिस में इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते एज अ फिर पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं। रिजिड बॉडी डेफिनेटली उसका लेंथ साइज होंगे और उसके लेंथ और साइज को हम एनालिसिस में भी इंक्लूड करते हैं, पार्टिकल में हम इंक्लूड नहीं करते हैं साइज को या उसके लेंथ या उसके डायमेंशंस को, सिंपल। अब कॉमन सेंस से आप ये चीज बता सकते हो कि जब भी पार्टिकल का स्टडी होगा तो उस पे लगने वाला फोर्स सिस्टम कंकरेंट होगा या नॉन कंकरेंट। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि यार जब पार्टिकल है एक, जहां पे आप डायमेंशंस की बात ही नहीं कर रहे हो, पॉइंट साइज आप मान के चल रहे हो, तो डेफिनेटली वहां पे कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि कंकरेंट फोर्स सिस्टम में हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज सेम, मतलब एक ही पॉइंट पे नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सबका सेम है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप स्टडी कर रहे हो पार्टिकल का तो डेफिनेटली वो स्टडी क्या हो गया, कंकरेंट फोर्स सिस्टम का। या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कंकरेंट फोर्स सिस्टम, या फिर बोल सकता हूँ पार्टिकल का स्टडी, सिंपली एक ही चीज है। अब जब रिजिड बॉडी की बात आएगी तो यहाँ डायमेंशंस है, अब डायमेंशंस है, कुछ ना कुछ साइज है और साइज को हम इंक्लूड भी कर रहे हैं एनालिसिस में, तो डेफिनेटली फोर्स अलग अलग पॉइंट्स पे लग सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, अलग अलग डायमेंशंस है तो डायमेंशन के अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग फोर्स अप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पे तो एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है तो सारे फोर्स एक ही जगह अप्लाई होंगे, तो डायरेक्टली कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो जब हम इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे, याद रखना जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्टिकल और रिजिड बॉडी के बीच में डिफरेंशिएट करना। तो जब भी हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, इट कम्स अंडर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, and when we are considering equilibrium of rigid body it comes under non concurrent force system। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें कि जब भी पार्टिकल होगा तो कंकरेंट फोर्स सिस्टम, रिजिड बॉडी होगा तो नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, सिंपल। ठीक है, अब चलो फोर्स सिस्टम भी देख लिया, पार्टिकल बॉडी के रिजिड बॉडी के बीच में डिफरेंशिएट भी करके हमने समझ ली बात। अब असली पॉइंट ये आ जाता है कि आप इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए आपके पास कंडीशंस क्या है, किस कंडीशंस के बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि आपका पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है या फिर आपका रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कंडीशंस डिफाइन नहीं होंगी तब तक आप नहीं बता पाओगे कि आपका बॉडी या जो पार्टिकल है कि वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो कंडीशंस डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डायरेक्टली अब हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस होंगी कंकरेंट और नॉन कंकरेंट की, जिसके बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं, और वही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर का एक कंक्लूजन पॉइंट है। पूरा का पूरा जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसमें सिंपली आप फोर्स सिस्टम और उसका इक्विलिब्रियम देखते हो, सिंपली हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस देखेंगे, वही हमारा चैप्टर का ओवरऑल जितना भी हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है। फिर डायरेक्टली ये जब हम कंसेप्ट समझ जाएंगे, डायरेक्टली हम इसको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में, और आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। जो भी हमने अभी कंसेप्ट देखा यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी जब हम न्यूमेरिकल्स में ये डायरेक्टली चीज अप्लाई करेंगे। क्योंकि क्या होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन कई बार जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं। उसका रीजन जो होता है ना वो ये है कि आप ये एनालाइज नहीं कर पाते क्वेश्चंस में कौन सा किस तरीके से अप्रोच करना है। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जब भी क्वेश्चन आएगा तो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ज्यादा फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट बहुत ही बेसिक है। सब्जेक्ट जितना बेसिक होता है ना उतना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप जब एप्लीकेशन वाइज सब्जेक्ट देखोगे वहां फिक्स प्रोसीजर है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन है, पर्टिकुलर फॉर्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन सब्जेक्ट उठाकर देख लो, चाहे मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, कोई भी ब्रांच में। तो एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट्स में फिक्स प्रोसीजर होता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में ये फॉर्मूला लगा है, आंसर आ जाएगा। बट जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं ना वहां पे यही आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। अप्रोच तभी पता चलेगी जब आपने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में टॉपिक्स पढ़े होंगे, जब आपने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में टॉपिक पढ़े होंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपको कौन सी अप्रोच यूज करनी है। अब वैसे बट
क्वेश्चन है तो उसको मल्टीपल अप्रोच से हम सॉल्व कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को मल्टीपल अप्रोच से टैकल कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल जाता है कि कौन सी अप्रोच ज्यादा सूटेबल होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हमने ये बात करी फोर्स सिस्टम की, पार्टिकल रिजिड बॉडी की बात करी। अब कंडीशंस देख लेते हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, या फिर ऐसे बोलूं पार्टिकल। सेकंड, इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ रिजिड बॉडी, सिंपल। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, या फिर पार्टिकल बोल सकता हूं मैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल की बात करोगे तो एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो सिंपली यहां पे दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आ जाती है, यहां पे बेसिकली दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आने वाली है। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन 0। ठीक है, एक्स एंड वाई। अब मैंने एक्स और वाई ही क्यों कंसीडर करा, क्योंकि हमारे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की ही बात करी जाएगी। ठीक है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की बात की जाएगी, नॉन कोप्लेनर की बात नहीं की जाएगी। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ स्पेस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपली प्लेन की, यहाँ पे हम स्पेस की बात नहीं करेंगे कि यहाँ पे जेड एफ जेड भी इंक्लूड कर दिया मैंने, वो नहीं, सिंपली कोप्लेनर जिसमें सारे के सारे फोर्सेस आपके एक पर्टिकुलर प्लेन में ही लाई कर रहे हो, तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का ही हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं है हमारा नॉन कोप्लेनर, सिंपली कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का ही हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली बोला मैंने समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, जितने भी फोर्सेस हैं उनका एक्स कंपोनेंट, उनका सारे का सारे समेशन 0 होना चाहिए, और जितने भी फोर्सेस हैं उनका वर्टिकल कंपोनेंट, उन सबका समेशन 0 होना चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इंपॉर्टेंट, दोनों इंडिविजुअली 0 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों इंडिविजुअली 0 होना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास यहां पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोलूं या फिर रिजिड बॉडी बोलूं, बात एक ही। ठीक है, ठीक है, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोलो या रिजिड बॉडी, बात एक ही। तो यहां पे जो कंडीशंस इन्वॉल्व होने वाली हैं वो सिंपली क्या होंगी, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन 0। एक्स सिंपली मींस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वाई से हम डिनोट कर रहे हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0। ये पॉइंट हमारा कहां पे आया, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट 0 नॉन कंकरेंट में। कंकरेंट में क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जितने भी आपके पास फोर्सेस है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक ही है, तो मोमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि मोमेंट क्या है, इट इज अ फोर्स एंड अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द मोमेंट। सिंपली आप फोर्स और मल्टीप्लाई करते हो डिस्टेंस का, डिस्टेंस कहां पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मोमेंट निकालना है, फोर्स का वहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मोमेंट मिल जाता है। अब एक ही पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं सारे के सारे फोर्सेस, तो कोई भी मोमेंट आने का तो सवाल ही नहीं होता है। बट जब रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो वहां पे डेफिनेटली मोमेंट्स आएगा, और अगर नेट मोमेंट प्रेजेंट है बॉडी में तो डेफिनेटली रोटेशन के चांसेस हैं, और बॉडी अगर रोटेशन में चांसेस हैं बॉडी में, तो वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपली है बैलेंस कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू फोर्सेस एंड विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन आल्सो। ये इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, क्योंकि अगर बॉडी में नेट मोमेंट प्रेजेंट है तो वो रोटेट कर जाएगा, वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मोमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन। अगर नेट मोमेंट है तो टेंडेंसी होगी मोमेंट की, और वो रोटेट कर सकता है। तो ये चीज को भी हमें मेक श्योर करना है कि कोई भी रोटेशनल टेंडेंसी ना हो सिस्टम में, तभी जाकर मैं उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान सकता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कंडीशंस। ठीक है, आई होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, इक्विलिब्रियम सिंपली मतलब है बैलेंस कंडीशन की बात हो रही है सिंपली।
बैलेंस कंडीशन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, फोर्सेस, एंड फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, कंकरेंट फोर्स सिस्टम और नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। कंकरेंट फोर्स सिस्टम में सिंपली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस आर सेम, बट इन नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मे बी डिफरेंट, ठीक है, इट कैन बी डिफरेंट, सिंपल। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। अब इक्विलिब्रियम के लिए देखो आपको एक वर्ड याद होगा, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स हम बहुत यूज करते हैं क्योंकि जब नंबर ऑफ फोर्सेस होते हैं ना उसका हम एक रिजल्टेंट यूज करते हैं। हम जब देखो जब नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं कोई भी बॉडी या पार्टिकल में, तो मैं सारे नंबर ऑफ फोर्सेस को नहीं लूंगा एनालिसिस में, मैं क्या करूंगा उन सारे फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लूंगा, उसका क्या मैं एक रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लूंगा, उसी रिजल्टेंट की हेल्प से फिर मैं आगे फर्दर एनालिसिस करता हूं, ठीक है। अब वो रिजल्टेंट क्या है, वो रिजल्टेंट एक ऐसा फोर्स है जो पूरे के पूरे फोर्स सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है अकेले, मतलब उस रिजल्टेंट का जो इफेक्ट है वही इफेक्ट पूरे के पूरे फोर्स सिस्टम का है। सिंपली रिजल्टेंट हैज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ कंप्लीट फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में बॉडी कब हो सकती है, जब नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो। क्यों, अगर बॉडी में नेट रिजल्टेंट फोर्स प्रेजेंट है तो बॉडी डेफिनेटली विल मूव, बॉडी क्या डिस्प्लेस, ट्रांसलेट, रोटेट, कुछ भी कर सकता है, बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में होगा नहीं। अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स है डेफिनेटली वो आगे मूव करेगा, ये बहुत ही बेसिक्स और इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब अगर जब वो इक्विलिब्रियम जीरो है, सपोज करना मैं क्या बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम नहीं रिजल्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, रिजल्टेंट सपोज जीरो है तो आप वहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल सकते हो, क्या, सिंपली देखो इक्विलिब्रियम के लिए हमने बोला रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट, देखो एफ नेट बोलूं या फिर बोलूं रिजल्टेंट शुड बी जीरो, एफ नेट और रिजल्टेंट शुड बी जीरो, दिस इज द मोस्ट बेसिक पॉइंट, शुड बी जीरो, रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम में होगा नहीं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यार आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ तो मालूम है, न्यूटन सेकंड लॉ भी मालूम है, न्यूटन थर्ड लॉ भी मालूम है, बट अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ की भी बात करता हूं तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मैं बोल सकता हूं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स जीरो फॉर इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स शुड बी जीरो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। अब जीरो है तो डेफिनेटली ये टर्म भी जीरो होगा। अब बट मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता सिस्टम का, ये बात हमें मालूम है, मास कैन नॉट बी जीरो। ऑब्वियसली क्या जीरो होगा आपका, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जीरो होगा डेफिनेटली, बॉडी इक्विलिब्रियम में तो उसका एक्सेलरेशन जीरो, बट एक्सेलरेशन जीरो होने की दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस, क्या, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको मालूम है एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिपेंड करता है फोर्स, डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ डिपेंड्स ऑन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv by dt, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो दो पॉसिबिलिटी में जीरो हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज में जीरो हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी आपका जीरो हो जाए, सेकंड पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि कांस्टेंट तभी बोल सकता हूं जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर इधर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर इवन डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो भी वो वैल्यू चेंज हो गया, तो दोनों चीज का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। सिंपली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट से काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने देखा यार एक्सेलरेशन कब जीरो हो सकता है, या तो वेलोसिटी जीरो या फिर आपका कांस्टेंट हो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि यार वेलोसिटी जीरो तो ऑब्वियस ही बात है वो एक स्टैटिक कंडीशन में होने वाला है, स्टैटिक कंडीशन मतलब रेस्ट कंडीशन, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी। बट वेलोसिटी कांस्टेंट है
विद रिस्पेक्ट टू बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैं इसको बोल सकता हूं डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन. इट विल बी कॉल्ड अ डायनामिक equilibrium. It will be called a dynamic equilibrium. Okay, it is static equilibrium, and it is the dynamic equilibrium. Most important thing. ठीक है, तो आई होप आपको इतना बेसिक क्लियर हो गया होगा. यही पूरा का पूरा बेसिक हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर का है. इसी बेसिक पे ही हम आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और सारे के सारे जो कंसेप्ट हमने अभी यहाँ पे सीखे डायरेक्टली हम अभी न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे. ये जो कंसेप्ट इक्विलिब्रियम कंडीशंस है ना डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे. बट अप्लाई करने से पहले जब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसमें फोर्स सिस्टम कंकरेंट है या नॉन कंकरेंट है. कंकरेंट दिया होगा तो ये कंडीशंस यूज करेंगे, नॉन कंकरेंट दिया होगा तो ये कंडीशंस यूज करेंगे. इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आइडेंटिफाई करना फोर्स सिस्टम कंकरेंट या फिर नॉन कंकरेंट. ये आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस लगा सकते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा. अब हम नेक्स्ट देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन आवर फर्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंसेप्ट. सो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम लैडर बेस्ड प्रॉब्लम है. ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है. ठीक है, सो क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है अ लैडर वेइंग 100 न्यूटन is to be kept in position as shown in figure. Okay, resting on a smooth floor and smooth wall. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हाईलाइट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है स्मूथ फ्लोर एंड स्मूथ वॉल. ठीक है, स्मूथ फ्लोर एंड स्मूथ वॉल कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होने वाला. ठीक है, अब इसमें अगर हम फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर दे तो फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा. तब अगर यहाँ पे स्मूथ दिया है तो सिंपली एक ही नॉर्मल रिएक्शन आने वाला है. बट अगर यहाँ पे फ्रिक्शन दिया होता, बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होता, तो एक टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स भी आता. बट स्मूथ दिया तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा. ठीक है, ऐसे केस हम फ्रिक्शन चैप्टर में भी कंसीडर करेंगे. बट इक्विलिब्रियम में हम यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं मान रहे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. ठीक है, आगे बोला डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड एट फ्लोर लेवल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बोला है और उसका पोजीशन भी स्पेसिफाई कर दिया है. इंपॉर्टेंट चीज है ये क्या कि फोर्स तो निकालना है आपको. कौन सा वाला? हॉरिजॉन्टल फोर्स. हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात हो रही है एंड उसका जो पोजीशन है, उसका लोकेशन बेसिकली एट फ्लोर लेवल, ये भी स्पेसिफाई किया. ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ठीक है, जब आपको फोर्स बोला है तो उसका लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपिंग व्हेन अ मैन वेइंग 700 न्यूटन इज एट 2 मीटर अबव फ्लोर लेवल. मतलब एक मैन का वेट भी ऑल्सो इसमें क्या एक्ट कर रहा है लैडर के ऊपर. ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स FH. दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए. जब तक आप फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना पाओगे तब तक आप उस पर्टिकुलर जो भी आपको बॉडी दी है उसका एनालिसिस नहीं कर पाओगे. तो फर्स्ट आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. ठीक है, स्टेप 1 इज अवर ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारा स्टेप 1 है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. अब फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली क्या है? जब आप किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हो और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हो तो आपको दो इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है. क्या? एक तो उसका सेल्फ वेट एंड उस पर लगने वाले रिएक्शन फोर्सेस को आपको कंसिडर करना है, एज वेल एज जो एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहे हैं वो तो आप कंसिडर करोगे ही, बट साथ साथ दो चीजों को और कंसिडर करना है. एक तो उसका खुद का सेल्फ वेट, सेकंड उस पर लगने वाले रिएक्शन फोर्सेस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. बाकी एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहे हैं उस पर वो तो आप कंसिडर करोगे ही. अब स्मूथ वॉल बोला है तो हमेशा जहां भी कांटेक्ट हो रहा है वहां पर हमेशा नॉर्मल रिएक्शन आएगा, क्योंकि स्मूथ के केस में कोई फ्रिक्शनल कंपोनेंट आना नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगे. ठीक है, अब हमारा लेडर AB है, AB का कांटेक्ट एक B में हो रहा है और एक A में हो रहा है, तो वहां पे सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन आएंगे. ठीक, सिंपल. तो सबसे पहले हम इसका FBD डायग्राम बनाते हैं. देखो ये हमारा लेडर है A, इसका एक एंड A है, दूसरा एंड B है. ठीक है, अब यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगी B पे किस तरीके से लगेगी? एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी RB बेसिकली. ठीक है, एंड A पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी. जस्ट ये जो रिएक्शन लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, RB आपका नॉर्मल रिएक्शन. तो जहां भी कांटेक्ट हो रहा है वहां पे आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. सिर्फ अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता
तो आप उसमें एक फ्रिक्शनल रिएक्शन भी कंसिडर करते हैं। ठीक, ये RA हो गया, ये RB हो गया। 700 वेट जो है 700 न्यूटन, ये एक्सटर्नल लोड है किसके लिए? लैडर के लिए। ठीक, ये कुछ सपोज यहां पे लग रहा है 700 न्यूटन एंड इसका खुद का सेल्फ वेट ऑब्वियसली बात है सेंटर पे लगेगा 100 न्यूटन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। अब इसका इक्विलिब्रियम देखना है। इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, सारे फोर्सेस कंसीडर कर लिए एंड इंपॉर्टेंट लास्ट जो हमें निकालना हॉरिजॉन्टल फोर्स, इंपॉर्टेंट जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हमें निकालना है FH। ठीक है, अभी हमारा FBD डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इसका एनालिसिस करना है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो आप लेडर को कंसीडर करो A से B, इस पे लगने वाला फोर्स सिस्टम कौन सा है? नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्यों? क्योंकि देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फोर्सेस आर डिफरेंट। कंकरेंट में हमने क्या पढ़ा था कि कंकरेंट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम होता है सारे फोर्सेस का, बट नॉन कंकरेंट में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा इट इज अ नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम ने अभी देखा ही था इसमें से पहले कि 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है। क्या होती है? 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन। सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड लगाने से पहले आपको फोर्स सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। फोर्स सिस्टम हमने देख लिया कि नॉन कंकरेंट है, तो आप इससे रिलेटेड 3 इक्वेशंस हम अप्लाई करने वाले हैं। समेशन ऑफ फोर्स अलोंग x डायरेक्शन 0, सेकंड समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y डायरेक्शन इज 0 एंड थर्ड वन इज समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है हमारी नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए। अगर आपको इक्विलिब्रियम देखना है तो आपको तीनों इक्वेशंस को इंडिविजुअली आपको लगाकर देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअली ये तीनों 0 आ रहा है कि नहीं। अगर इन तीनों में से सिंपली अगर एक भी इक्वेशन नॉन 0 होगा तो डेफिनेटली वो इक्विलिब्रियम में नहीं होने वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिविजुअली तीनों 0 होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन डायरेक्टली। ठीक है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं तो देखो क्या होगा, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग x डायरेक्शन 0। x मतलब बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड y इज अवर वर्टिकल डायरेक्शन, सिंपल। अब ये मैं कंसीडर करने वाला हूं। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखो। अब मैं साइन कन्वेंशन कंसीडर क्या कर रहा हूं कि जो मेरा फोर्स टुवर्ड्स राइट जा रहा है, टुवर्ड्स राइट उसको पॉजिटिव कंसीडर करूंगा एंड जो फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है उसको नेगेटिव, ऐसा मेरा साइन कन्वेंशन है। आप इसके जस्ट अपोजिट भी अज्यूम कर सकते हो, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, बट जनरली टुवर्ड्स राइट वाला जो होगा वो पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो मैं कंसीडर करता हूं तो FH विल बी पॉजिटिव एंड RB इज नेगेटिव। तो यहां से आप जब सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो FH का वैल्यू RB के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, FH, यही हमारा एक अननोन है। अब ये RB के बराबर आ चुका है, तो देखो अब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि FH निकालना, अब RB निकालना पड़ेगा क्योंकि FH फाइंड आउट करने के लिए मुझे RB की जरूरत है। ठीक है, अगर मैं सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाता हूं तो कौन कौन से फोर्सेस कंसीडर होंगे? वर्टिकल वाले। वर्टिकल में एक 100 न्यूटन है, एक 700 न्यूटन है एंड एक RA है। बट RA फाइंड आउट करके मेरा पर्पस फुलफिल नहीं होने वाला क्योंकि मुझे RB की वैल्यू चाहिए और RB तो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कोई इसमें कॉम्बिनेशन कोई रिजल्ट फुलफिल नहीं करने वाला। जब आप वर्टिकल लगाओगे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तो RB तो फाइंड आउट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है। बाकी तुम जो इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं वो वर्टिकल फोर्सेस का, तो वहां हॉरिजॉन्टल फोर्स का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। थर्ड, अब मैं थर्ड, मेरे पास ऑप्शन के पास है थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना। ठीक है, मैं थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करता हूं, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। अब इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि किस पॉइंट के अबाउट लगाओगे। ठीक है, देखो मेरे को ऑब्जेक्टिव क्या था, FH निकालना। FH आया आपके RB के बराबर। अगर मैं किसी तरह का RB को निकाल लूं, किसी तरह RB को मैं फाइंड आउट कर लूं तो मेरा FH की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो सपोज मैं A के अबाउट मोमेंट कंसीडर कर रहा हूं, A के अबाउट, तो FH और RA का मोमेंट तो A के अबाउट तो 0 हो जाएगा, सिंपल। बचेगा क्या, सिर्फ एक RB बचेगा, बाकी 100 और 700 ये 3 फोर्सेस है, तो 100, 700 एंड RB। एक RB ही अननोन रहेगा और RB डायरेक्टली फाइंड आउट हो सकता है अगर मैं मोमेंट अबाउट पॉइंट A कंसीडर करता हूं, सिंपल। ठीक है, तो RB फाइंड आउट हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली बात है FH के बराबर आएगा ही, जैसे हमने देखा फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट A निकालने वाला हूं, सिंपल।
ठीक है, अब मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालना है, तो देखो कौन कौन से फोर्सेस है, 100 न्यूटन, 700 एंड आरबी। ठीक है, अब सबसे पहले तो अगर आपको 100 का निकालना है मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो देखो सिंपल सी बात, पहले तो एक चीज ये देखो, 100 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन ये है, 100 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस हमें पॉइंट ए से लेना पड़ेगा, तभी तो मोमेंट निकालोगे, क्योंकि फोर्स का जो होगा, जो 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, डिस्टेंस से, बट वो डिस्टेंस कौन सा है, 100 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट ए, दैट विल बी आवर मोमेंट आर्म। तो फोर्स इनटू जो हम करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन डिस्टेंस का, वो क्या होने वाला है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा 100 की। अब सबसे पहली बात तो देखो ये टोटल 3 है, सेंटर पॉइंट पर 100 न्यूटन सेल्फ वेट लगने वाला है, तो ये ऑब्वियसली बात है, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो ये ऑब्वियसली बात 1.5 मीटर आने वाला है। ठीक, एंगल हमें ऑलरेडी मेंशन किया है, क्या कर रखा है, 60 डिग्री। ठीक है, अगर मुझे ये निकालना है 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, तो ये वैल्यू निकालनी तो मुझे tan थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगी ये हमारी सपोज ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय tan 60, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1.5 डिवाइडेड बाय tan 60 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो चलो वैल्यू आ जाएगी, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगेन साइन कन्वेंशन, कि 100 को जो मोमेंट लगा रहा है उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूं कि नेगेटिव, वो डिपेंड करता है आपके साइन कन्वेंशन के ऊपर। अब अगर मैं देखो सबसे पहली बात तो आप डायरेक्शन देखो, 100 जो है ए पे वो क्लॉकवाइज लगा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 100 न्यूटन का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए देखो तो ये क्लॉकवाइज लगा रहा है। ठीक है, अब मैं अपना साइन कन्वेंशन ये अज्यूम कर रहा हूं कि क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज एज नेगेटिव। ठीक है, तो 100 ए पे लगाएगा क्लॉकवाइज, 700 को देखो तो 700 भी क्लॉकवाइज लगाने वाला है। ठीक, बट आरबी को कंसीडर करूं तो आरबी एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा, सो मैं उसको नेगेटिव कंसीडर करूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो जैसे 100 के लिए तो ये डिस्टेंस हो गया, 700 के लिए क्या होगा, क्योंकि देखो ये जो डिस्टेंस है अपना, ये डिस्टेंस हमें गिवन है ऑलरेडी 2 मीटर, तो जैसे यहाँ 1.5 डिवाइडेड बाय 1060 हुआ, वहां पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करेंगे ना हम, ये वाला दिस वन, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन तो ये, ठीक है, ये डिस्टेंस को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा हमारा क्या है 2 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी व्हाट, 2 डिवाइडेड बाय 1060, क्योंकि ये डिस्टेंस तो हमारा 1.5 डिवाइडेड बाय 1060 था, वैसे ही ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर का। ठीक है, इसको यहां पे हम ड्रॉ कर देते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, ये 2 मीटर, तो 2 मीटर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1060, 2 डिवाइडेड बाय 1060, ये डिस्टेंस हमारा 2 डिवाइडेड बाय 1060 है, ये डिस्टेंस 1.5 डिवाइडेड बाय 1060। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो tan थीटा ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज होने वाला है। ठीक है, अब डिस्टेंस पता चल गया। आरबी के लिए देखें, आरबी के लिए डिस्टेंस क्या होगा, आरबी की लाइन ऑफ एक्शन ये है, आरबी की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये जा रही है, तो लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए विल बी व्हाट, दिस इज 3 मीटर, ये 3 मीटर होने वाला है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आरबी क्या है, ये जा रहा है, एंड इसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 3 मीटर। हमेशा लाइन ऑफ एक्शन देखा करो, इंपॉर्टेंट है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि अगर मैं देखूं आरबी की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, और ये डिस्टेंस क्या होगा 3 मीटर, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है हमें 3 मीटर। ठीक है, अब सिंपली इक्वेशन पे सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 100 को देख रहा हूँ, 100 क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, डिस्टेंस क्या है 1.5 डिवाइडेड बाय 1060 डिवाइडेड बाय 1060, ठीक है, प्लस 700, क्योंकि 700 भी क्लॉकवाइज लगा रहा है, 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1060। ठीक है, नेक्स्ट आरबी, आरबी एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है तो नेगेटिव कंसीडर होगा, आरबी इंटू 3 मीटर, आरबी इक्वल्स टू आरबी इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमारी इक्वेशन आ गई मोमेंट की, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, सारे फोर्सेस को हमने कंसीडर कर लिया है मोमेंट निकालने के लिए अबाउट पॉइंट ए। तो फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आरबी की वैल्यू आ जाएगी, और जब आप फाइनली से सॉल्व करोगे तो आरबी की वैल्यू जो आएगी वो होगी 298.3 न्यूटन, एंड इट विल बी इक्वल्स टू एफएच, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, बट अच्छा न्यूमेरिकल है, बट आपको यहाँ से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करना है और क्वेश्चंस में कैसे आइडेंटिफाई करना है
कि वो एक कंकरेंट फोर्स सिस्टम है या फिर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हम न्यूमेरिकल लिखने वाले वो इससे थोड़ा एक आगे लेवल का होगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा, सो दैट आपकी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंसेप्ट। इससे पहले हमने देखा था लैडर प्रॉब्लम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया, एक सर्टेन एक बार ए बी दिया है हमें। ठीक है, बार ए बी दिया है, उस पर कुछ F1 एंड F2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इस क्वेश्चन में मेंशन है बार ए बी हैज नेग्लिजिबल वेट, तो मतलब उसका सेल्फ वेट हमें कंसीडर नहीं करना है। अज्यूम नो फ्रिक्शन, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बार डिफाइंड बाय एंगल थीटा, मतलब मुझे एंगल थीटा निकालना है जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी हमारे पास कुछ डाटा दिया है, ए बी का डिस्टेंस दिया है, ए सी दिया है, सी डी दिया है। ठीक है, इस तरीके से अब थीटा निकालने के लिए मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करनी है। ऑब्वियसली ये एक नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, दिख ही रहा है, क्योंकि बार ए बी पे फोर्स F1 एक्ट कर रहा है, यहाँ पे F2 यहाँ पे एक्ट कर रहा है। बाकी ए और बी पे नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगी, क्योंकि फ्रिक्शन बोला नहीं है तो फ्रिक्शनल कंपोनेंट आएगा नहीं, तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगने वाली है। ठीक है, तो अगेन पहला स्टेप हमारा ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो स्टेप है, ड्रॉ स्टेप 1, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो बार ए बी का अगर मैं देखूं, देखो ये है हमारा बार ए बी, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल थीटा है ये फाइंड आउट करना है। बेसिकली मुझे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल थीटा है ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उसको मैं उसको फ्री बॉडी डायग्राम में शो करूंगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में जो जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको शो करना है, साथ साथ जो भी रिएक्शंस है और इसमें सेल्फ वेट नहीं है तो वो कंसिडर नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक F1 ये फोर्स एक्ट कर रहा है F1 एंड दिस इज F2। ठीक है, F1 F2 तो आपके एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, बट जो रिएक्शन फोर्स है देखो RB पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, RB पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है। RB पे ये जो B पॉइंट है उस पर हमारा एक RB नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है। ठीक है, बट अच्छा देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, RB जो है एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में, ये जो हमारा प्लेन दे रखा है इसके रेस्पेक्ट में हमारा RB का नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब इस RB को बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, देखो इसको मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। कैसे, बट उसको अप्लाई करने से पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल पता होना चाहिए। क्यों, कैसे, देखो RB है ना, तो RB का एक कंपोनेंट तो ये होगा RB H, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट होने वाला है RB वर्टिकल। बट ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है बेसिकली वर्टिकल आर और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे एंगल पता होना चाहिए, और ये एंगल क्या होगा, अल्फा। क्यों, देखो ये जो एंगल है ना बेसिकली इसको मैं अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, यहाँ पे इसको मैं एक्सटेंड करूं तो ये एंगल बेसिकली क्या है, अल्फा। ये जो प्लेन एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वो क्या होगा, अल्फा एंगल। अब अल्फा निकालने के लिए मुझे ये देखो ये डायमेंशन दे रही 1.2, 0.9। कई बार क्या होता है डायरेक्टली आपको वैल्यूज नहीं दे रही थी, इस तरीके से आपको कुछ डायमेंशंस दी होंगी और इसके बेसिस पे आप अल्फा निकाल सकते हो। कैसे, देखो अगर मैं अप्लाई करूं यहाँ पे tan फंक्शन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर देन बेस, तो हो जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाय 1.2 tan अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और अल्फा आप यहाँ पे इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चलो ये अल्फा निकल जाएगा, तो यहाँ पे अब जो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये भी इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं, ये भी इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं। देखो कैसे, इसमें मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये होगा मेरा RB वर्टिकल और ये होगा मेरा RB हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इन दोनों का जो रिएक्शन है वो बेसिकली क्या है, वही हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो अप्लाई हो रहा है एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो RB है, बट उसको मैंने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्योंकि जब मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो वहां पे मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस को कंसीडर करने वाला हूं।
ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने उसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अदरवाइज क्या होता कि मुझे फिर आरबी को कंसिडर करना पड़ता पूरा, वो चीज है एंगल के साथ, तो उसको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में कर दिया, ताकि जब मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाऊं तो हॉरिजॉन्टल को अलग से कंसीडर करूं, वर्टिकल को अलग से, ठीक है, तब मुझे बार बार उसमें एंगल, उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट अलग से बार बार ना निकालना पड़े, सिंपल, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ये चीज। और जो ए है बेसिकली हमारा, यहाँ पे तो हमारा वही एज इट इज आर ए लगने वाला है, इसका तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होगा, क्योंकि ये जो प्लेन है इस पे परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन आर ए, ठीक है, वो एक्चुअली यहाँ पे जो है ये इंक्लाइंड है, इसलिए वो आपका दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया इजीली, ठीक है। तो ये ध्यान देना, यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है आरबी को, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, सिंपल। अच्छा, F1 की वैल्यू हमें दी है 336 किलो न्यूटन, F2 की वैल्यू दी है 168 किलो न्यूटन, ठीक है, ये वैल्यूज हमें दे रखी है। पॉइंट्स हमें क्या मेंशन है, C एंड दिस इज D एंड इट इज B, ठीक है। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इजीली अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, आर बी हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट जो होगा, देखो अल्फा एंगल यहाँ पे, तो ये वाला जो एच वाला कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा आर बी साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आर बी कॉस अल्फा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल इसके साथ है वर्टिकल वाले कंपोनेंट के साथ, तो ऑब्वियस ही बात है कॉस अल्फा यहाँ पे आएगा और साइन अल्फा यहाँ पे आएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे इसके साथ बन रहा है, वर्टिकल वाले कंपोनेंट के साथ बन रहा है। वर्टिकल जस्ट मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल, तो एंगल अल्फा इसके साथ बन रहा है, तो ये कॉस में आएगा और ये साइन में, ठीक है, इसलिए मैंने आरबी कॉस अल्फा लिख दिया, यहाँ पे आरबी साइन अल्फा लिख दिया, सिंपल, ठीक है, ये चीज। तो ये कंप्लीट हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है। अब देखो मैं लगाऊंगा सबसे पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, और हमें मालूम है ये क्या है, एक नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, एक नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, और नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो आपको मालूम ही है, इससे पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज 0, ठीक है, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स वाई एंड समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी 0। तो ये तीन कंडीशंस है, तो सिंपली सबसे पहली कंडीशन अप्लाई करता हूं, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस होंगे उनको मैं 0 रखने वाला हूं। अब देखो आर ए टूवर्ड्स राइट, F2 टूवर्ड्स लेफ्ट, आर बी एच टूवर्ड्स लेफ्ट, तो टूवर्ड्स लेफ्ट वाले को नेगेटिव कंसीडर करूंगा, टूवर्ड्स राइट वाले को पॉजिटिव, ये हमने साइन कन्वेंशन इससे पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहां पे आपका हो जाएगा प्लस आर ए माइनस F2 एंड माइनस आर बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल्स टू 0। तो यहां पे आप जब लिखोगे तो फाइनल इक्वेशन क्या बनने वाली है, प्लस आर ए, ये तो अननोन है, माइनस F2 की वैल्यू 168, ठीक है, आर बी एच की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, आर बी साइन अल्फा इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब देखो यहाँ पे दोनों अननोन है, आर ए भी अननोन है, आर बी भी अननोन है, तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अल्फा तो हम ऑलरेडी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल, अल्फा हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करता हूं, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, सिंपल। अब वाई डायरेक्शन में फोर्सेस देखूंगा तो क्या होने वाला है, आरबी वर्टिकल कंपोनेंट ये तो अपवर्ड जा रहा है, F1 आपका डाउनवर्ड जा रहा है, और कोई फोर्स है वर्टिकल और कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है, सिंपली ये दो फोर्सेस प्रेजेंट है। अपवर्ड वाले को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द अवर साइन कन्वेंशन, तो अपवर्ड में क्या है, प्लस आर बी वर्टिकल माइनस F1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहां पे आरबी जो वर्टिकल है वो उसकी वैल्यू है आरबी कॉस अल्फा माइनस F1 की वैल्यू 336 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप बेसिकली आरबी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और एक बार आपके पास आरबी की वैल्यू आ गई, आरबी की वैल्यू यहां पुट करोगे तो डायरेक्टली आप पे आर ए का वैल्यू भी आ जाएगा, सिंपल।
ठीक है, तो आरबी की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो एंड आरबी की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आर ए बी इजिली आ जाएगा, सिंपल, क्योंकि अल्फा हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है। ये सब मैं बेसिकली स्टेप्स लिख रहा हूं सो दैट आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, बाकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो आप बहुत इजीली से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया। हमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। अब थीटा निकालना है तो थीटा निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो मुझे बेसिकली कहीं ना कहीं इसमें मोमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि आप डायरेक्टली थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करता हूं, समेशन ऑफ मोमेंट। अब ऑब्जेक्टिव ये है कि किस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आप किस पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओगे, ये थर्ड वाला, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। देखो आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप ए पे लगाओ चाहे बी पे लगाओ, बट इंपॉर्टेंट ये है ना, हमें तो थीटा निकालना है, तो ऑब्वियसली बात हम कहां पे अप्लाई करेंगे, बी पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। बी पे अप्लाई करने के लिए आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ फोर्सेस जो कि बी पे मोमेंट लगा रहे होंगे, बी पे मोमेंट लगा रहे होंगे, ठीक है। अब देखो आप कैसे निकाल सकते हो, बी पे लगने वाले फोर्स, एक तो ये आरबीएच आरबीबी, ये तो मोमेंट लगाएंगे नहीं, क्योंकि बी पे हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे इन फोर्स का, तो वो आएगा नहीं कुछ ना कुछ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास होगी जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकालोगे, तो हमेशा मोमेंट 0 आएगा, सिंपल। अब F2 है, F2 बी पे कैसा मोमेंट लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। F1 कैसे लगाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, आर ए ये क्लॉकवाइज लगाने वाला है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने कन्वेंशन में डिस्कस किया था कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, बट आप जस्ट अपोजिट भी कंसीडर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब लेकिन मुझे मोमेंट निकालने के लिए मोमेंट आर्म पता होना चाहिए ना, फोर्स का डिस्टेंस से मल्टीप्लिकेशन करना है, वो डिस्टेंस क्या है, वो मोमेंट आर्म है, सबसे पहले मोमेंट आर्म की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर मैं देखो F2 की बात करता हूं, सबसे पहले F1 की बात करते हैं, चलो देखो F1 की बात करते हैं, तो F1 का मैंने क्या बोला, ये लाइन ऑफ एक्शन है, F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन से जिस पॉइंट पे आपको मोमेंट निकालना है वहां तक का डिस्टेंस लिख लो, सिंपल सी बात, ठीक है। अब आपको देखो AB का डिस्टेंस दिया है, AB दिया है आपको, AB 3.6 दिया है, बट CB दिया है क्या, CB नहीं दिया है, AC दिया है, CD दिया है, बट अगर आप कैलकुलेशन करोगे 3.6 से, आप 3.6 में से ये पार्ट माइनस कर दो, देखो क्योंकि हमें CB की वैल्यू चाहिए, टोटल आपको 3.6 दिया है एंड AC का वैल्यू दिया है, AC दिया है एंड CD दिया है, तो आपके पास ये DB वाला पार्ट आ जाएगा, और DB वाले पार्ट में से टोटल माइनस करोगे तो आपको इस तरीके से डिस्टेंस मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। AC माइनस कर दो, आप सिंपली क्या करो, AC माइनस कर दो AB में से, तो कितना बचेगा, ये 2.1, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, CB इज व्हाट 2.1 मीटर, क्योंकि आप 3.6 में से 1.5 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 2.1 ना, ठीक है। AC माइनस कर दिया पूरे CB में से, तो 2.1 बचा, सिंपल। अब CB का वैल्यू पता है मुझको, तो ये वाला कंपोनेंट चाहिए, कौन सा, ये तो वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल, तो मुझे बेसिकली ये वाला कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है, F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन से मैं पॉइंट तक का डिस्टेंस कंसीडर करने वाला हूं, तो ये डिस्टेंस चाहिए। CB 2.1 है, तो CB का अगर मैं क्या लूं, कॉस कंपोनेंट, दैट इज 2.1 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और ये मेरा बेसिकली मोमेंट आर्म है फॉर F1 फोर्स, ठीक है। अब F2 को देखता हूं, F2 का लाइन ऑफ एक्शन देखो तो किस तरफ जा रहा है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, F2 का लाइन ऑफ एक्शन यहां से जा रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस चाहिए मुझे बेसिकली उस पर्टिकुलर पॉइंट तक का, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे मोमेंट। तो आप क्या करोगे, इस केस में इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इससे जा रहा है, आपको बेसिकली ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस के लिए मुझे सबसे पहले डीबी पता हो ना, तभी तो डीबी का वर्टिकल कंपोनेंट निकालूंगा, डीबी का वर्टिकल कंपोनेंट निकालूंगा। डीबी देखो कैसे होगा, आपके पास सिंपली आ गया, AB आपको गिवन है 3.6, आपको क्या चाहिए, डीबी चाहिए, तो सॉल्व करोगे आप यहाँ पे, तो डीबी की वैल्यू जो आएगी, डीबी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.2 मीटर, सिंपल 1.2 मीटर, ठीक है। 1.2 मीटर आ गया। अब 1.2 का ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, 1.2 साइन थीटा, 1.2 साइन थीटा, तो ये जो वैल्यू हो गई इसको मैं लिख सकता हूं 1.2 साइन थीटा, सिंपल 1.2 साइन थीटा। और जब मैं आर ए का मोमेंट कंसीडर करूंगा, जब आर ए बेसिकली मोमेंट कंसीडर करूंगा पॉइंट बी पे, तो आर ए का लाइन ऑफ एक्शन इस तरीके से जा रहा है, तो मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए रहेगा, लाइन ऑफ एक्शन ऐसा जा रहा है ना, बी पे मोमेंट चाहिए, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए रहेगा। अब 3.6 तो पूरी लेंथ है ना AB की,
3.6 का वर्टिकल कंपोनेंट 3.6 साइन थीटा, 3.6 साइन थीटा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, इसको हम बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये जो है वैल्यू आई है 1.2 साइन थीटा। ठीक है, ये 1.2 साइन थीटा कौन सा, ये वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, एंड दिस कंपोनेंट विल बी 3.6 साइन थीटा, 3.6 साइन थीटा, सिंपल 3.6 साइन थीटा। अब डायरेक्टली मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाता हूं, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, पॉइंट एट बी। कौन सा पॉइंट, पॉइंट बी के अबाउट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फोर्सेस लिख लेता हूं। F1 का, F1 कैसे लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव कंसीडर कर लूंगा, माइनस F1 इनटू डिस्टेंस क्या कैलकुलेट होगा, मोमेंट आर्म। F1 का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रहा है डाउनवर्ड, तो ये 2.1 cos थीटा बेसिकली मोमेंट आर्म हो गया, 2.1 cos थीटा। ठीक है, फिर F2 भी अगेन एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है, माइनस F2 इनटू डिस्टेंस क्या होगा, इस बार लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है हॉरिजॉन्टल में, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर किया जाएगा, dB sin थीटा। dB की वैल्यू कितनी है 1.2, तो यह आ जाएगा 1.2 sin थीटा। ठीक है, बस है क्या, अब RA, और RA क्लॉकवाइज मोमेंट लगा रहा है, RA क्या लगा रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट, सिंपल, तो पॉजिटिव कंसीडर होगा RA इनटू 3.6 sin थीटा इक्वल्स टू 0, 3.6 sin थीटा इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्टली आपके पास देखो सारी वैल्यूज है, F1 भी पता है, F2 भी पता है, RA भी पता है, सिर्फ एक थीटा ही अननोन है, एक सिर्फ थीटा ही अननोन है। तो आप यहां से देखो बेसिकली थीटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से थीटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। बट देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा, इसलिए थोड़ा बहुत ये टफ लग सकता है आपको, बट अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कैसे अप्लाई करना है, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट कैलकुलेशंस नो डाउट थोड़ा ज्यादा है, लेंथी क्वेश्चन है, बट आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको सारी चीजें मालूम है। ठीक है, चीजें मालूम क्या होनी चाहिए, हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगानी है, तो सबसे पहले फोर्स सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। कंकरेंट फोर्स सिस्टम की इक्विलिब्रियम कंडीशंस अलग होंगी, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की इक्विलिब्रियम कंडीशंस अलग होंगी। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाने से भी सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, ड्रॉ FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम में प्रॉपर फोर्सेस नहीं शो करे हैं तो आपका आंसर कहीं भी करेक्ट नहीं आने वाला है। तो पहला ही स्टेप अगर आप गलत कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप FBD बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो सेल्फ वेट और रिएक्शन फोर्सेस को भी कंसीडर करना है। बाकी एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे वो तो आप कंसीडर करोगे ही, बट साथ साथ सेल्फ वेट एंड द रिएक्शन फोर्स शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी कंपोनेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट क्या करा, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे कई बार आपको डायरेक्टली अल्फा नहीं दिया होगा, कुछ इस तरीके से डायमेंशन दी होंगी, तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाओगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 0.9 डिवाइडेड बाय 1.2 इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई थी। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि आरबी था, आरबी के परपेंडिकुलर लगेगा किसके, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर लग रहा है ना आरबी, उसी के मैंने दो कंपोनेंट निकाले, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। उससे क्या हुआ, मेरा कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स देख रहा हूँ, कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं है, क्योंकि ये तो क्या एक इंक्लाइन फोर्स हो गया ना, ये एक इंक्लाइन फोर्स हो गया आरबी, तो इसलिए मैंने उसको हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। इंक्लाइन किसके रिस्पेक्ट में, बेसिकली आप देखो ये तो नॉर्मल है, बट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के तो रिस्पेक्ट में इंक्लाइंड है ना। देखो कहीं समझ रहा है कंफ्यूजन, क्योंकि आरबी इट इज अ नॉर्मल टू दिस इंक्लाइंड प्लेन, आरबी इज नॉर्मल टू दिस पर्टिकुलर इंक्लाइंड प्लेन, सही बात है, बट हम क्या कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रेस्पेक्ट में तो आरबी इंक्लाइंड है ना, ऐसा कुछ अल्फा, तो इसलिए मुझे उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ा, सिंपल। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, अल्फा निकल जाएगा, फिर फाइनली यहाँ वैल्यूज पुट करोगे तो आर ए भी फाइंड आउट हो जाएगा, आरबी भी। सबसे पहले आरबी फाइंड आउट होगा, आरबी की वैल्यू अगेन इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। एंड फाइनली आप सारी वैल्यूज F1, F2 और आर ए की वैल्यू रखोगे तो फाइनली आपका आंसर इजीली आ जाएगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप समझ सको कि कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशंस को आपको अप्लाई करना है, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें फाइनली मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप आंसर नोट कर लेना, बाकी आप कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हो। आंसर आएगा 28.3 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, बहुत ही सिंपल है। वैसे तो आई होप आपको क्लियर हो ही चुका होगा, बाकी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपकी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। ठीक है।